नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। हमारा देश युवाओं का देश है और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही युवा शख्सियत हैं जो झारखंड को एक नए आयाम पर देखना चाहते हैं। आजसू के जनरल सेक्रेटरी संजय महतो जी। संजय महतो जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड को एक युवा की नज़रिए से आप कहाँ देखना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूँगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया द समाचार पत्र की पूरी टीम को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए, और संजय मेहता की ओर से झारखंड के सभी लोगों को, आपके दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है। फ़िलहाल मैं आजसू में हूँ और आजसू को लेकर के झारखंड के अंदर जो एक पुरानी अपनी एक विचारधारा है उसकी, झारखंड और झारखंडियत की, झारखंडी स्वाभिमान की, उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आजसू में ये वर्तमान में है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इनके इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ये जो हमारे अभी विधायक हैं जयराम महतो जी, ये उनकी पार्टी से जुड़े थे ही नहीं थे बल्कि उसके फाउंडर भी थे, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अचानक से जयराम जी का साथ छोड़ देना और फिर आजसू में आ जाना, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, समस्या तो यहीं से शुरू होती है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। आपने पार्टी का नाम नहीं लिया तो ये चीज़ें जब गढ़ दी जाती हैं कि व्यक्ति से ही किसी चीज़ की पहचान होगी। वो एक सामूहिक संघर्ष था। 24 दिसंबर 2021 की तारीख को झारखंड में भाषाई आंदोलन की शुरुआत हुई। 10 जनवरी 2022 को मेरा भाई पहुंचा था आंदोलन में। इस आंदोलन की शुरुआत वो भाई नहीं किए थे, किसी और लोगों ने की थी। वो उसमें पहुंचे थे। पहले ये आंदोलन JBSS के नाम से होता था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पर जी। बाद में उसमें के शब्द जोड़कर उसको JBKSS बनाएगा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। और बलियापुर में हम लोगों ने एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में सर्वसम्मति से हम लोगों ने कहा कि आज से ये अध्यक्ष होंगे। तो मेरा कहना ये है कि एक सामूहिक संघर्ष जो गाँव की गलियों से निकला, एक सामूहिक संघर्ष जो पूरे गाँव गिराव से निकला, जहाँ पर हमारी माताओं बहनों ने, झारखंड के आम जनमानस ने सहयोग किया, क्या वो व्यक्ति केंद्रित हो जाना चाहिए? क्या सिर्फ वो स्वयं की चीज़ों पर केंद्रित हो जाना चाहिए? क्या आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कंपनियों के दरवाजे पर जाकर हल्ला करेंगे तो कंपनी का जो GM है हमसे बात करेगा, उससे हम कुछ सेटिंग गेटिंग कर लेंगे? क्या आपका सोच ये होना चाहिए कि आप अपने संगठन के अंदर किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं? आप सेकेंड लाइन की लीडरशिप नहीं खड़ी करना चाहते हैं? मुझे ये बताइए कि पूरे उस संगठन में कोई और क्या दूसरा व्यक्ति वहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को एक्सपोजर उसको मिल पा रहा है? मुझे एक्सपोजर इसलिए मिला कि मैं राजनीतिक जीवन में पहले से था। मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा था। मैं अचानक से राजनीति में नहीं आया था। मैं अन्ना के आंदोलन में भी था। मैं कहता हूँ कि आपने 71 विधानसभा के प्रत्याशी लड़ाए, 8 लोकसभा के प्रत्याशी लड़ाए, वो चेहरे कहाँ गायब हो गए? उनको एक्सपोजर क्यों नहीं देते हैं? ये कॉम्प्लेक्स क्यों हावी है कि आई एम सुपीरियर? और आपने सेकंड लाइन लीडरशिप की यहाँ पर बात की है। जयराम जी जब जीत कर विधायक बने तो कई ये मामले उठने लगे। मामले क्या, मतलब ये बात उठने लगी कि एक नया CM चेहरा भी कहीं ना कहीं लोगों को अब दिखने लगा है जयराम महतो के रूप में, और इस पर उन्होंने खुद मुहर भी लगाई कि हाँ, मैं CM चेहरा हूँ और आने वाले समय में मैं CM बन सकता हूँ। आप बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे, संघर्ष किया, आपको लगता है क्या वाकई वो CM चेहरा है? मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति खुद को सेल्फ क्लेम्ड CM चेहरा हो सकता है क्या? आप खुद को क्लेम कर रहे हैं, जनता क्लेम करेगी तब ना, जनता जब कहेगी तब ना। मेरा कहना ये है, जब तक आप सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, सामूहिकता की बात नहीं करेंगे, सबको लेकर के चलने की बात नहीं करेंगे, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको लेकर के नहीं चलेंगे तो आपका कैसे चलेगा? आपने लगातार संगठन के अंदर बहुत ह्यूमिलिएट किया मुझे। आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 30-40 ऐसी सभाएं रही जहाँ पर वो खुद फ़ोन करके ये कहते थे कि संजय मेहता को किसी तरीके से स्पीच देने मत देना। आयोजन की जो टीम होती थी उसको फ़ोन करके पहले से बोलते थे कुछ भी हो जाए उसको माइक नहीं मिलना चाहिए। ऐसी साजिशें मेरे चल रही थी। तो मेरा कहना है कि आप किसी को भी जब आप देखते हैं कि वो बेहतर स्पीच दे रहा है, वो मंचों पर जा रहा है, वो जनता के बीच जाके इंटरेक्ट हो रहा है। मैं चुनाव लड़ रहा था, आपको हम लोगों ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, संगठन का अध्यक्ष बनाया था, तो इसके नाते आपको तो मेरे चुनाव प्रचार में आना चाहिए था। मैं तो आपके चुनाव प्रचार में गया था। आप सिर्फ आए नॉमिनेशन के दिन। एक बाइट में उन्होंने नहीं कहा कि संजय मेहता को जिताइए, कभी एक वीडियो फुटेज में नहीं कहा कि संजय मेहता को इस चुनाव चिन्ह पर वोट दीजिए। मैं गिरिडीह लोकसभा के गांव-गांव, गलियों-गलियों में गया कि आप इनको वोट करिए, ये इनका चुनाव चिन्ह है।
मैंने उनके नॉमिनेशन को बचाया जब पुलिस परेशान कर रही थी। पुलिस जब अरेस्ट कर रही थी, आप देखिए मैं स्कॉर्पियो पे चढ़ा हुआ हूँ, उस व्यक्ति से साइन ले रहा हूँ कि आप इस पर साइन करिए, नॉमिनेशन आपका। तो मेरा कहना है कि मेरे अंदर सामूहिकता का भाव है, मैं आपके लिए डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, मैं आपको हर जगह सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप मुझे हर जगह किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये तो ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लेकिन सांगठनिक ढांचे में भी आप कहाँ किसी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि पूरी तरीके से आत्ममुग्धित, आत्मकेंद्रित, व्यक्ति केंद्रित सारी चीज़ें वहीं पर जाके बदल गई। और अब इन लोगों का एक पूरा रवैया, मतलब फैक्ट है ये पूरा, कंपनियों के पास जाकर के हल्ला करना और वसूली करना। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति है ना, चुनाव में कोई एक सीट नहीं आएगा, राज ठाकरे हल्ला करेंगे, उसके बाद मारपीट होगी, मुंबई के बिल्डरों को कैसे मारा जाता है, पैसे वसूले जाते हैं। तो इन लोगों ने एक ट्रेंड अपनाया है कि कुछ उचक्के टाइप के लड़के, अभी देखिए वो निशा जी एक चैट दिखला रही थी, देखिए हमसे पैसे मांगे गए, तो वो तो एक निशा जी ने एग्जाम्पल सेट किया है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास भी। मैं नहीं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना, लेकिन कई लोग उन्हें जो है वो मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जब वो विधायक बने, किसी ने फ़ोन किया, वो तुरंत उसके पास पहुंच गए। कई अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उन्होंने बैठकर, जिसे कहते हैं ना कि जन सुनवाई, उन्होंने बैठ के समस्याएं सुनी, उसका समाधान भी किया। तो लोग जब उनके क्षेत्र में जाके लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हमारे मसीहा हैं जयराम महतो। देखिए होता क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में अभिनय करना भी जान जाते हैं, ड्रामा करना भी जान जाते हैं, तो ये परेशानी आती है। लोग चोला समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या है। हम लोग जो हैं बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हैं। हम मुझे दिक्कत थी, हमने संगठन से रिजाइन दिया, अलग हो गए। मेरा कहना ये है कि राजनीति इस तरीके से नहीं होती है जो आप ये कहने कि आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। झारखंड के, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एफआईआर हुआ कई लोगों पर, मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ चुनाव के दौरान, मैं कह रहा हूँ ये आपके आंदोलन के दौरान। आंदोलन के जब ये सामूहिकता का भाव है, जब संगठन है, तो संगठन के कई साथियों पर एफआईआर हुआ। इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने लिए वकीलों की टीम रखी और जो संगठन के चंदे के पैसे आए उससे अपने वकीलों को पेमेंट किया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, केस से आपको बचना है या फिर जो भी है, आपको कोर्ट का खर्च है मिलना चाहिए आपको संगठन की तरफ से, लेकिन ये अधिकार संगठन के सभी साथियों को होना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो संगठन आपको कहीं नहीं से नहीं देखेगा, आप अपना समझिए आपके ऊपर एफआईआर हुआ, तो सारा प्रिविलेज पर्सनली लेना है। तो जो व्यक्ति अपने संगठन के, अपने साथियों को केस मुकदमे से बचाने में मदद नहीं कर सकता है, वो ये चोला ओढ़ करके और जा करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है कि देखो मैं बहुत बड़ा मसीहा बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा मसीहा हो गया हूँ। ये पूरे तरीके से एक फैब्रिकेटेड, शुरुआत में बिल्कुल ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन था, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, एकदम ओरिजिनल था शुरुआती दौर में। जब जनवरी 2022 के महीने में ये आंदोलन बिल्कुल पीक पर था, जब मानव श्रृंखला ये सब चीज़ें शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे ही चीज़ें पॉलिटिकली बदली और जब इनको कहीं से पैसा दिखाई देने लगा, एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये चुनाव के दौरान आए तो लोकसभा के दौरान कुछ लोगों ने इनको मदद कर दिया। तो लोकसभा के दौरान जितने पैसे आए उस व्यक्ति ने अपने ऊपर सारे पैसे खर्च किए। अपना इलेक्शन का, मैं गिरिडीह से लड़ूंगा इसको 3 महीने पहले अनाउंस किया, और मैं हजारीबाग से लड़ूंगा इसको 19 दिन पहले अनाउंस किया। ये प्रिविलेज क्यों कि आप 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और मुझे 19 दिन पहले बता रहे हैं आपको हजारीबाग लोकसभा लड़ना है। मुझे जनता ने मदद किया, मैं उनके प्रति कर्जदार हूँ। मैं जनता के बीच गया, 10-10, 20-20 रुपये उन लोगों ने मुझे मदद किया। लेकिन जो संगठन में बड़े स्तर पर चंदा आया उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने चुनाव में खर्च किया और किसी को 1 रुपया नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ कि सब चीज़ आप अपने लिए करना चाहते हैं तो ऐसे तो संगठन नहीं चलता है। चलिए ठीक है, तो जयराम जी की बात हो गई और आपकी बातों से इतना तो समझ आ ही गया है कि आपने क्यों आजसू का दामन थामा और क्यों जयराम जी का साथ छोड़ा। अब हम आप पर आते हैं पूरे तरीके से। युवा हैं आप और आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है, पत्रकारिता क्यों नहीं कंटिन्यू की, राजनीतिक फील्ड में क्यों आ गए? देखिए, मैं झारखंड को समझ रहा था। झारखंड को समझने के बाद यही समझ में आया कि झारखंड बहुत अनकवर्ड है और इस स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत एब्यूज्ड है ये स्टेट। मतलब कि यहाँ को लेकर के एक संजीदगी नहीं है नेशनली। नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में झारखंड पूरे तरीके से गायब है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। 5 लोग झारखंड के वेस्ट अफ्रीका में किडनैप्ड हो गए हैं, 3-4 महीने होने चले, अब तक उनकी कोई खोज खबर नहीं है और ये नेशनली कोई इशू नहीं है। 5 इंडियन सिटीजन किडनैप्ड बाय टेररिस्ट इन नाइजर,
ये पूरी दुनिया में खबर चल रही है, लेकिन झारखंड और देश के लिए खबर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को लेकर के तो एक संजीदगी दिखानी होगी। तो मुझे लगा कि इस स्टेट को एक पॉलिटिकली समृद्ध किए जाने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर जो झारखंड की राजनीति है उसमें भी एक बड़ी समस्या ये है कि जो लोग हैं वो लीगेसी को ही सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं या फैमिली से हैं। हमारे सीएम साहब भी हैं या तमाम बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, एमपीज हैं, तो जो राजनीतिक परिवारों से हैं। मैं उनके डिजर्विंग कैपेसिटी पे और इन पे कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो न्यूट्रल लोग हैं उनको भी आना पड़ेगा, तभी तो वो समझ पाएंगे। अब एक सीएम का बेटा है, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बेटा है, तो भाई वो उस चीज़ों को उतना नहीं बारीकी से समझ पाएगा। हम लोग बहुत साधारण घर से निकले हुए लोग हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहा था तो वो खेत में काम कर रही थी। तो आज भी हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। तो इसी कारण से जो झारखंड की वेदना है, पीड़ा है, यहाँ का विस्थापन है, यहाँ पर ज़मीनों का जो अधिग्रहण है, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर जो खनन से जो लोग परेशान हैं, इन सारी पीड़ा को, वेदना को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि राजनीति एकमात्र रास्ता है जहाँ पर संघर्ष के रास्ते से इनके जीवन को थोड़ा बहुत समृद्ध किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और इसलिए मैंने राजनीति को चुना है। तो आजसू ही क्यों? अन्य कई पार्टियां हैं, जी। आप जेएमएम भी ज्वाइन कर सकते थे, आजसू का ही चुनाव क्यों किया? बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, आजसू भी, बीजेपी तो अक्सर साथ में ही हम देखते हैं, तो फिर बीजेपी ना ज्वाइन करके, जेएमएम ना ज्वाइन करके आजसू का दामन क्यों? बिल्कुल बताता हूँ। 4 फरवरी 1973 को जेएमएम बनी थी जी। और 22 जून 1986 को आजसू बनी। तो जब आजसू का निर्माण हुआ तो आजसू ने निर्णायक लड़ाई लड़ी झारखंड को लेकर के। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्ता हुई झारखंड अलग राज्य को लेकर के, तो आजसू के योद्धा लोगों ने इसको एक मूर्त रूप दिया और वहाँ पर सरकार ने वार्ता की। आजसू के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, जेएमएम से कभी वार्ता नहीं हुई। आजसू ने वार्ता की अलग राज्य को लेकर के। दूसरी बात कि आजसू उस वक्त स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था। तो आजसू को पार्टी का दर्जा 2005 में सुदेश महतो जी के नेतृत्व में मिला। उन्होंने इसको पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि आजसू पार्टी नहीं था पहले, फिर पार्टी बना। तो हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी बना, कम से कम झारखंडियों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला। और जब एक लक्ष्य के लिए कोई संगठन बनता है और वो लक्ष्य जब हासिल हो जाता है तो दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पहला लक्ष्य था झारखंड अलग राज्य का निर्माण, जिसको आजसू ने पूरा करा दिया। अब दूसरा लक्ष्य था कि झारखंड को नेतृत्व देना, तो नेतृत्व देने के लिए अपनी पार्टी चाहिए। तो पार्टी चाहिए तो आजसू पार्टी रजिस्टर्ड करा दी गई, इसमें बुरा क्या है? तो आजसू क्यों? आजसू इसलिए कि आजसू लीडरशिप को पैदा करती है, नौजवानों को प्लेटफॉर्म देती है। दूसरा कि जो इनके अध्यक्ष हैं सुदेश कुमार महतो, ऐसा कुछ नहीं था कि उनके पिताजी बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन थे। मैंने उनके पॉलिटिकल जर्नी को देखा। वो सिल्ली के लगाम गांव से संबंध रखते हैं और वो आजसू के ग्राम समिति के सदस्य थे। उसके बाद वो प्रखंड सचिव बने, जिला के अध्यक्ष बने, तब वो जाकर के इस लेवल तक आए। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति जिसने झारखंड आंदोलन को जिया है, जिसने झारखंड आंदोलन को किया है, जिसने झारखंड की सत्ता को संभाला है, और इतने कठिनाइयों के बावजूद भी जब झारखंड में कई पॉलिटिकल पार्टियां टिक नहीं पाई, पार्टियों को मर्जर कर जाना पड़ा, और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी सुदेश कुमार महतो टिके रहते हैं, हार नहीं मानते हैं कि चलो किसी से समझौता कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं। ऐसी बातें सामने आती है, लेकिन फिर वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। तो उनका जो संघर्ष करने का एक नेचर है वो बहुत प्रभावित करता है मुझे, कि इतने ऐसो आराम के। अभी मैं लगातार 6 महीने से उनके साथ यात्रा कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि सुबह 10 बजे निकलते हैं हम लोग और रात के 3-4 बजे वापस आते हैं और फिर से सुबह के 8 बजे लग जाते हैं। तो मैं पिछले 6 महीने से ये रूटीन उनका देख रहा हूँ। कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ। कोई दूसरे लोग इन चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं कि देखो मैं रात भर जगा हुआ हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ। सुदेश में तो इन सब चीज़ों का प्रचार नहीं करते हैं, गंभीर नेता हैं। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और आजसू की विचारधारा झारखंड और झारखंडियत को लेकर के है। आपको याद होगा कि आजसू वो राजनीतिक दल है जिसने खतियान की आवाज़ को सबसे ज़्यादा बुलंद किया, जिसने विशेष राज्य के दर्जे को सबसे ज़्यादा देने के लिए आवाज़ बुलंद किया। बरही से बहरा गोड़ा तक मानव श्रृंखला हो गई। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथ जोड़ करके लोग 350 किलोमीटर तक खड़े हों। ये आजसू ने कर दिखाया था। तो संगठन के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, तो इसलिए मैंने आजसू को ज्वाइन किया। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं जिस तरह से आजसू का ग्राफ गिर रहा है। विधानसभा चुनाव में ही हमने देखा बहुत क्या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई आजसू।
ऐसे में आप आंसू के साथ हैं, चूंकि आप पार्टी में हैं तो जाहिर सी बात आपकी अपनी एक सोच होगी, लेकिन कैसे झारखंड में जब आपकी पार्टी का धीरे धीरे अस्तित्व मिटने लगे तो फिर पार्टी कैसे झारखंड और झारखंड के लोगों के बारे में सोचेगी? देखिए, आंसू सबसे अपने बेहतर परफॉर्म करने में भी 5-6 एमएलए तक पहुंची थी। इस वक्त आंसू के 1 एमएलए हैं और एक आंसू के ही प्रत्याशी जो बीजेपी से चुनाव लड़े बड़का गांव से, वो एमएलए हैं और हमारे गिरिडीह से एमपी हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो नैरेटिव एक गढ़ी गई कि आंसू अपने बुरे दौर में है, 10 सीटों पर लगभग 5 लाख वोट हम लोगों ने लाया है, ठीक है। ये धारणा इसलिए बनी कि कोई दल ज़्यादा वोट लेकर के आया। अगर हम 81 सीटों पर लड़ते हैं तो वो जो 12-15% वोट की बात है, वोट शेयर की, वो वोट शेयर हमको भी मिल जाएगा। हम लोग भी लड़े थे 2019 में, जब आंसू लड़ी थी तो उस वक्त भी ये वोट शेयर मिला था। मेरा कहना ये है कि राजनीति में आंकड़ों का जो अर्थमेटिक का जो गणित का खेल है, गणित के खेल में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मान लें कि आप चुनावी राजनीति में थोड़ा सा आप सफल नहीं हो पाए, कुछ वोटों के अंतर से आप कुछ सीटों को नहीं ला पाए, जैसे 12,500 वोट का अंतर था पिछले बार आरजेडी का बिहार में, और वो सरकार नहीं बना पाई थी, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कह सकते ना कि आरजेडी खत्म हो गई। तो राजनीतिक तौर पर विचारधारा और संगठन जिंदा रहता है, तो वैचारिक तौर पर और हमारा संगठन जो है झारखंड के अंदर जिंदा है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लगातार अगर सुदेश जी के या आंसू पार्टी के या मेरे फेसबुक को या तमाम सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह के हम लोगों की मीटिंग में क्राउड्स हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। हम लोग परसों ही धनबाद गए थे, 1500 कैपेसिटी हम लोगों ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाया था बातचीत करने के लिए, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और लगातार सदस्यता हो रही है और लगातार संगठन से नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये नए लोग कौन जुड़ रहे हैं, संगठन की सदस्यता कौन ले रहे हैं, और इवन जहाँ मैं पहले था वहाँ से सब छोड़ कर लोग आ रहे हैं। कई लोग कल मिल करके गए हैं और हर दिन वहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। और वहाँ की जो महिला प्रत्याशी लोग रही हैं या फिर जो चुनाव लड़ी हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, वैसे लोग भी संपर्क में वो कहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं आप लोगों से। तो क्यों जुड़ना चाहते हैं वो, क्यों नहीं कहीं उनको उम्मीद दिख रही है। देखिए, राजनीति कभी भी सस्ता सब्जेक्ट नहीं है ना, ये बहुत गंभीरता का विषय है और ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। ये कभी भी मतलब ड्रामा का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम लोग झारखंड की राजनीति में गंभीरता चाहते हैं और इसलिए आंसू को गांव-गांव लेकर के हम लोग जा रहे हैं। आप युवा राजनेता हैं, आपने पत्रकारिता भी की है, पढ़े लिखे नेता हैं आप। झारखंड में यूँ तो कई मुद्दे हैं, कोई खतियान की बात करता है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करता है, कोई कोयला चोरी खनन माफियाओं की बात करता है, कोई ज़मीन घोटाले की बात करता है। तो झारखंड के कई मुद्दे हैं, रोज़गार तक की भी बात होती है लेकिन वो अंतिम पायदान पर है, परीक्षा में भी घोटालों की बात होती है। एक युवा नेता, युवा पत्रकार भी मैं आपको कह सकती हूँ, उसके नाते आप क्या सोचते हैं झारखंड में वाकई सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या वाकई झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोयला चोरी का, खनन लीज पट्टा या फिर ज़मीन घोटाला, मतलब पलायन, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपके नज़रिए से क्या है? क्योंकि युवा की जो निगाह होती है ना वो युवाओं पर ही होती है। इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा ज़मीन है, लैंड एक्विजिशन है, भूमि अधिग्रहण है। दूसरा, इस राज्य में डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी इस मायने में है कि आप अगर संथाल जा रहे हैं, संथाल परगना में देखेंगे तो संथाल परगना का पॉलिटिकल मिजाज अलग है। नॉर्थ छोटा नागपुर का फिर अलग है, तो फिर साउथ का अलग है, और साउथ छोटा नागपुर का अलग है तो कोल्हान का अलग है, और कोल्हान का अलग है तो फिर पलामू का अलग है। तो सब जगह पर सिर्फ एक बिंदु पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेट के अंदर अब आप इन 5 प्रमंडलों का गौर करते हैं, जैसे हम पलामू का गौर करते हैं, लैंड एक्विजिशन उस एरिया में भी हुआ। आप उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं तो पूरा बड़का गांव, कोडरमा का, बांजेडी, तमाम कोजू, मांडू, सब जगह पे लैंड एक्विजिशन हुआ। आप साउथ छोटा नागपुर में आएंगे तो इस इलाके में भी हुआ। आप इधर लातेहार जाएंगे तो तितरिया खार मिलेगा, आप कोल्हान जाएंगे तो आपको चाईबासा में मिलेगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम का प्लांट है, खनन होता है। आप सारंडा जाएंगे तो वहाँ पर सेल का प्लांट है। मेरा कहना है कि पूरे आप गुड्डा जाइए संथाल में तो वहाँ पर अडानी आई है, बड़का गाँव में अडानी आ रही है। ये लैंड एक्विजिशन और ज़मीन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। जो अभी कह रही सरकार कि हम पुनर्वास आयोग बनाएंगे, विस्थापन आयोग बनाएंगे, तो विस्थापन कितने लोगों का हुआ है ये तो सरकार के पास आंकड़ा है ही कि इतनी ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ है। आपने अगर 600 एकड़ अडानी को दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये तो आंकड़ा सरकार के पास है कि 600 एकड़ जो है अडानी ने अधिग्रहण कर लिया। लेकिन जिनकी ज़मीन गई उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, उनको रोज़गार मिला क्या उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा, क्या पुनर्वास मिला, क्या उनको ज़मीन वापस मिला, क्या आवास मिला, उनके बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था कहाँ है, उनका अस्पताल कहाँ है, उनके लिए स्कूल कहाँ पर है, उनके लिए सड़कें कहाँ पर हैं,
आज बड़का गांव जाएंगे, हर दिन बाइक से एक आदमी एक्सीडेंट होकर के मर जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के यूज का सड़क कोयला के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। मेरा कहना ये है कि ज़मीन के मसले पर झारखंड में एक बहुत बड़े लैंड रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है और इस बात को समझे जाने की ज़रूरत है कि यहाँ के नौजवानों का और यहाँ की बड़े बड़े जो हमारे घराने हैं, जो पॉलिटिकल घराने हैं, इन चीज़ों पर उनको संजीदगी से समझना होगा। तो ज़मीन एक बड़ा मसला है। दूसरा, मैं पलायन को मानता हूँ कि इस राज्य से पलायन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर मैं देखता था लॉकडाउन में, जब सरकार कह रही थी कि लगभग 8 लाख 9 लाख मजदूर वापस आए थे, तो वो 9 लाख मजदूर जो वापस आए लॉकडाउन में, क्या सरकार उनको यहाँ पर काम दे पाई? नहीं दे पाई। वो सब वापस चले गए। सरकार ने कहा कि हम एक पोर्टल लाए हैं, श्रमदान पोर्टल, जिसमें मजदूरों को रजिस्टर्ड करेंगे। सरकार ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की कि हम पलायन रोकेंगे, निजी क्षेत्र में 75% हम रिजर्वेशन देंगे, आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ज़मीन इस राज्य का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला पलायन है, और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो नियुक्तियों का मसला है, रोजगार का मसला है, वो है यहाँ पर कोई भी परीक्षा समय से नहीं हो रही है। एकदम नियुक्ति का कैलेंडर फेल है। जेएसएससी और जेपीएससी जैसी संस्थाओं के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ है। इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है और इन पहलुओं पर सरकार को सोचना चाहिए। आने वाले समय में राजनीति में आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि भाई विधायक बनो, सांसद बनो, ठीक है, सीएम तक बनो, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं खुद? देखिए, विधायक और सांसद बनना तो राजनीति में ठीक है, एक मानक तय कर दिया गया है कि वो एक व्यवस्था है कि जाकर के आप कहीं पर नेतृत्व करते हैं, लेकिन राजनीति में बहुत स्तर से आप जनता का कल्याण कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मेरी सोच है, जिस पहलू पर मैं काम कर रहा हूँ, कि सभी लोग अपने स्टेट प्राइड की बात करते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया जाएंगे तो उनमें अपने स्टेट को लेकर प्राइड की भावना है, स्वाभिमान है। आप बिहार में जाएंगे तो लोग बिहारी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। ये जो झारखंडी स्वाभिमान पूरी तरीके से गायब हो गया है। झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी प्राइड, यहाँ का आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, तो इस स्टेट की जो ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है, मैं चाहता हूँ राजनीति के रास्ते इसको पहले इस्टेब्लिश करूँ। नेशनली ये चीज़ें नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रही हैं। आज भी हम लोग जाते हैं कहीं पे तो लोग झारखंड को लेकर ये बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हम धोनी के स्टेट से हैं। रांची को ज़्यादा जानते हैं और लोगों को लगता है कि रांची जो है वो होगा बिहार साइड कहीं। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, ये जानना चाहिए लोगों को। अगर नहीं जान रहे हैं तो उनका जनरल नॉलेज कमज़ोर है, लेकिन बहुत वाइड रूप में लोग नहीं जानते झारखंड को। और ये एक नैरेटिव है कि भाई कोयला की वहाँ पर माइनिंग होती है और नक्सल अफेक्टेड स्टेट है और धोनी एक सितारा निकला है, यही एक मामूली सा हमारा पहचान है। तो इस पहचान को मैं बदलना चाहता हूँ। राजनीति में ठीक है, विधायक सांसद बनने से, विधायक सांसद तो हमेशा बनते आए हैं, झारखंड बनने के बाद भी, झारखंड बनने से पहले भी, आज़ादी के बाद से भी, और यहाँ पर सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे। विधायक सांसद बनना राजनीति में सफलता का मैं मानक नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो आपका उद्देश्य है, पर्पस है, और जो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको जनमानस के बीच कितना स्थापित कर पाते हैं, और उसी उद्देश्य से मैं राजनीति को करना चाहता हूँ। चलिए, आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी ही संजीदगी के साथ रखा कि वो खुद के लिए क्या सोचते हैं, साथ ही साथ हमारे झारखंड के लिए क्या सोचते हैं। वो सिर्फ खुद को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे झारखंड को एक नए आयाम तक ले जाना है, ताकि हमारा झारखंड का जो इतिहास है वो और भी बेहतर हो सके।